हेलो। तो कैसे हैं सब लोग। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। कि इससे पहले दो लेक्चर में हमने देखा कि अलग अलग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक है ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। इन दोनों को हमने अलग अलग लेक्चर में अलग अलग तरीके से देखा कि इनको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इनके कंपोनेंट होते हैं, ये सब हमने देखा। आज हम इन दोनों की एक साथ बात करेंगे। जब लास्ट में साल के इनको बनाया जाता है तो क्या क्या एंट्रीज हमको इसमें करनी होती हैं और क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। अभी एडजस्टमेंट करने क्यों पड़ते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो हमने जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे उसमें दो कंसेप्ट थे जिनके आधार पर हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एक तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपसे कहा गया कि आपको एक्रूअल बेसिस, उपार्जन आधारित जो है प्रणाली है उसको यूज करना है, कैश बेसिस नहीं करना है। यानी जब नकद आता है या जब नकद जाता है तब नहीं, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से आपको उसको रिकॉर्ड करना है। अगर अप्रैल का पेमेंट आप मार्च में कर देते हैं तब भी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अप्रैल का पेमेंट आपके पास मार्च में आ जाता है तब भी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया। ठीक है, यानी जब हमारे पास उपार्जन होगा, ठीक है, जब जिस अकाउंटिंग पीरियड का होगा उसी में हम करेंगे। कैश आने के बेसिस पर, जाने के बेसिस पर नहीं करेंगे। अगर हमने कोई चीज मंगा ली, उसका पेमेंट हमने नहीं किया है, तब भी हम उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, कोई चीज हमने प्रीपेड उसका पेमेंट कर दिया, सर्विसेज नहीं ली हैं, तब उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में दिखाएंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या बन जाएगा, असेट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात की। तो उसी तरीके से आज हम देखेंगे क्या क्या एंट्रीज और क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला तो कंसेप्ट हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिसके आधार पर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट कौन सा है, कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता, जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे लाभ हैं, ठीक है, वो जब तक हमारे पास आ नहीं जाएंगे तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और लॉस की दूर भी संभावना है, ठीक है, लॉस की हमें कितनी भी दूर संभावना है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते थे, उस कंसेप्ट के आधार पे, ताकि अपने बिजनेस को हम बचा सकें। ठीक है, लॉस हम दूर से दूर का काउंट करेंगे, बिजनेस प्रॉफिट हम जब तक आएगा नहीं तब तक काउंट नहीं करेंगे, जिससे हमारे डिविडेंड या हम जो पेमेंट दें वो कहीं हमारे कैपिटल से ना चला जाए और हमें अल्टीमेटली फायदा दिखते हुए नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और उस फॉलो को करने के लिए हमको क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और कंजर्वेटिज्म, जिसके आधार पर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर से वही बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं। तो कौन सी लाइन से क्वेश्चन बनेगा कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह के 4 से 5 बल्कि 4 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये चीज कौन से हेड में दिखाई जाएगी। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है एडजस्टमेंट किस तरह किया जाएगा और इनको किस तरीके से दिखाया जाएगा, एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ रहा है और कैसे किया जाएगा और ये चीजें क्या है। ठीक है, तो साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट टाइम है, किस लेक्चर से किस लेक्चर की किस लाइन से क्वेश्चन बनेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन बनेंगे सब यहीं कहीं से। तो पहला जो हमारा इसमें एंट्री है वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, बेसिकली आपको पता है कि जब हमारा ईयर एंड हो गया और वो आइटम फिर भी बचे रह गए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऐसे के ऐसे ही अगले बार जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वही आगे, उसी से अगला ईयर शुरू होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम जो है लास्ट में जब दिखाएंगे तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास क्रेडिट है, हमारे पास बची हुई चीज है। कहा ही था कि सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या कैसी भी हो, आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और जहां तक बात है बैलेंस शीट की, तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, आपके असेट्स में, क्योंकि वो आपके असेट है, चाहे सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, चाहे फिनिश्ड हो, चाहे कच्चा माल हो, कुछ भी हो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका असेट साइड रहेगा बैलेंस शीट में, और क्रेडिट साइड रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, लास्ट में हम एक सिंपल एक लिस्ट से पूरा इसको समराइज करेंगे लेक्चर को। ठीक है, तो इसलिए समझ में नहीं आएगा तो लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी पॉइंट अगर रहेगा तो, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हमारा है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है वो, यानी अभी आपको उसको पे करना है, आपको इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर पे करना था
लेकिन आपने उसको पे नहीं किया है। वो वेजेस हो सकती है, सैलरी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपको इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर पे कर देना था। कोई लोन ही है, आपको पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको पेमेंट करना था पर आपने नहीं किया, मीन्स वो आपकी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है, आपकी जेब से उससे पैसा जाना है, तो वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो बिल्कुल सिंपल सा है, वहां तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी जेब से पैसा जा रहा है किसी भी रीजन से, तो वो डेबिट साइड आता है, आ रहा है तो क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों डेबिट साइड दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, आउटस्टैंडिंग वेजेस या जो भी कुछ है, ठीक है। हम इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में हम इसको दिखाएंगे लायबिलिटी में, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, आपको पैसा देना है, आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई है, ठीक है। तो आप इसको लायबिलिटीज में दिखाएंगे। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में हमने पहले भी बात की कि ये आपके जो है प्रीपेड हो गया, ठीक है। सर्विस का टाइम बचा हुआ है, आपने पैसा उसका पहले पे कर दिया, ठीक है। तो ये है तो कहने में आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन ये कहाँ काउंट होगा? असेट में काउंट होगा, करंट असेट में काउंट होगा। अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है, तो एक्सपेंस है, आपने खर्चा तो किया ही है, तो ये डेबिट साइड आपका दिखाया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी सैलरीज है उसमें से प्रीपेड घटा ली जाएंगी कि अब आपको उतना ही पे करना है, तो उस तरीके से जो है इसको लेस किया जाएगा वहां पे, ठीक है, लेकिन दिखाया जाएगा डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट की तो हमने कल भी बात की थी और आज भी वही है, इसको आप करंट असेट्स में दिखाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये एक असेट हो गई, आपने पहले से पे कर दिया, अब आप सर्विस को यूज करेंगे लेकिन पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट आप पहले ही कर चुके, ठीक है। इसके बाद है एक्रूड इनकम या उपार्जन आधारित आय। तो इसी के लिए तो हम पूरा एडजस्टमेंट हमको करना पड़ रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के आधार पे या फिर उपार्जन प्रणाली के आधार पे। तो ये एक्रूड जो इनकम है, ये इनकम कौन सी है? जो आपको आपने इसका मतलब ये प्रीपेड भी नहीं है, ये उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हुई है, ठीक है। वो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की हो, पहले की हो, आगे आने वाले की हो, लेकिन वो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हुई है, ठीक है। तो इस एक्रूड इनकम को आप जो है, जैसे कमीशन आपको आना था 5,000 और वो आ गया, और 6,500 मतलब टोटल आना था, उसमें से 5,000 ही आया, 1,500 नहीं आया, ठीक है। तो आप इसको दिखाओगे, क्योंकि वही है, इस अकाउंटिंग पीरियड में आना था लेकिन आया नहीं। कैश के आधार पे हम करेंगे नहीं, हम करेंगे एक्रूड के आधार पे, यानी इस अकाउंटिंग पीरियड का था तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको काउंट करेंगे। 5,000 आया और 1,500 नहीं आया, उसको हम कैसे दिखाएंगे? हम एक साथ 6,500 नहीं दिखाएंगे कि 6,500 कमीशन हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड में आना चाहिए था 6,500, वैसे नहीं दिखाएंगे। हम दिखाएंगे 5,000 हमारा आ गया है और 1,500 को हम दिखाएंगे एक्रूड इनकम, यानी ये आनी थी और नहीं आई है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्रूड इनकम एक अलग से हेड बना के उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे दिखाया जाएगा? आपके क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपके पास आना था पर आया नहीं है, ठीक है। जेब में पैसा आ रहा है तो ये क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। और बैलेंस शीट की जहां तक हम बात करेंगे तो ये आपका असेट्स में दिखाया जाएगा, लेकिन अलग से दिखाया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि एक्रूड इनकम अलग से दिखाई जाएगी, जो उसमें होनी थी और हो गई है वो इनकम अलग रहेगी, उसमें जो होनी थी और नहीं हुई है, आई नहीं है, इसीलिए हम उसका हेड अलग बना रहे हैं, ताकि हमारे प्रॉफिट जबरदस्ती के ना दिखें और उसमें से डिविडेंड जबरदस्ती का ना चला जाए। हम एक्रूड इनकम के रूप में दिखा रहे हैं कि ये इनकम आनी थी लेकिन आई नहीं है, दिखाएंगे उसी जगह, ठीक है। असेट्स में, प्रॉफिट इसमें बैलेंस शीट में, और क्रेडिट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन एक्रूड अलग से हेड दिखाएंगे कि वो आई नहीं है, ठीक है। अब ये तो आनी थी और आई नहीं है, इसकी हमने बात की। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में आ गई। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपने किसी को रेंट पर दिया और उसने आपको 3 महीने का रेंट एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, पहले से दे दिया, एडवांस पे कर दिया। अप्रैल में आपका कोई चीज आनी थी, इंटरेस्ट डिविडेंड, वो आपका मार्च में आ गया, तो आप उसको क्या मार्च में काउंट करोगे? नहीं, लेकिन वो आपके आ तो गई है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट कम से कम दिखाते हैं, लेकिन जब आई गई है तब तो उसको दिखाना पड़ेगा कि आ तो गया पैसा हमारे पास, ठीक है। तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
समझ में नहीं आएगा और वहां पे हम गलती कर सकते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह समझें कि हम इसको लायबिलिटीज में क्यों दिखा रहे हैं। ये तो हमारे पास इनकम आई है, इनकम तो आई है लेकिन एडवांस में आई है, अब वो आपकी लायबिलिटी बन गई है। ठीक है, क्यों बन गई है आपकी लायबिलिटी? क्योंकि आपने उसका पैसा ले लिया है पर सर्विसेज आपको देनी है। 3 महीने उसने आपको एडवांस पे कर दिया, 3 महीने का रेंट अब नहीं आने वाला आपके पास। ठीक है, तो अब ये आपकी लायबिलिटी बन गई है। तो ऐसा कुछ भी जो आपके पास पहले आ गया है उसको आप अलग से हेड बनाएंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, और उसको आप लायबिलिटीज में शो करोगे बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपके जितने भी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, ठीक है, उनका आप डेप्रिसिएशन करते हो, यानी कि उनकी हर साल एक कॉस्ट कम होती जा रही है। जो भी परसेंटेज आप उसका लेके चलते हो, 10%, 15%, जो भी आप उसका परसेंटेज लेके चलते हो, उस हिसाब से वो डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, जो भी आपके पास फर्नीचर, स्टेशनरी, मतलब जो भी ऐसी चीज है जिसका डेप्रिसिएशन होना है, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, उसका आप डेप्रिसिएशन शो करेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन आप कहाँ शो करेंगे? परसेंटेज तो ठीक है, जो भी डिसाइड होगी वो होगी। ठीक है, वो कोई चार्टेड इंजीनियर करे या कंपनी करे, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस से। लेकिन आप इसको शो कहाँ करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको शो करोगे डेबिट साइड में, क्योंकि आपकी कैपिटल से जा रहा है, कट रहा है। ठीक है, जेब से पैसा आपकी जा रहा है किसी भी तरीके से। तो फर्नीचर तो आप शो कर रहे हो 15,000 का, लेकिन आप उसका डेप्रिसिएशन भी हर साल शो करते जाओगे कि इसका 10% रेट पे जो है 1500 हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट में आप इसको कहाँ शो करोगे? क्योंकि फर्नीचर आपका असेट है, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी आप उसके असेट में शो करोगे कि हमारा 15,000 का फर्नीचर है, लेकिन हम 1500 इसका डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को आप लेस कर दोगे। ये सिंपल है, इसमें समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, डेप्रिसिएशन आपका जो है डेबिट साइड में जाएगा, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसमें आएगा असेट्स की साइड, क्योंकि फर्नीचर आपका असेट है तो उसका डेप्रिसिएशन भी असेट साइड ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? मैंने पहले भी आपको बताया कि डूब गया पैसा आपका, आप आपके डेटर से, देनदार से उसको रियलाइज नहीं कर पाए, ले नहीं पाए। ठीक है, बैड डेट्स हर जगह होते हैं, अलग अलग नाम से। आप बैंक में इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हो। एनपीए जो बहुत बड़ा मुद्दा किसी टाइम बना था, विजय माल्या और सब जो है, ठीक है, तो एनपीए बैंक की फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पे बिजनेस में आप इसको बोल रहे हो बैड डेट। बैड डेट यानी बुरे कर्ज आपके, मतलब वो पैसा आपका डूब गया। ठीक है, अब ये पैसा आपका डूब गया तो आप इसको कहाँ दिखाओगे? ठीक है, पैसा आपके पास आना था और नहीं आया, तो बैड डेट्स आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका, उसमें तो आप डेबिट साइड दिखाओ, क्योंकि किसी तरीके से आपकी जेब से पैसा चला गया। अब बैड डेट्स आपके पिछले साल चलते आ रहे थे। ठीक है, पिछले साल के जो आपके बैड डेट्स थे वो आपके चलते आ रहे थे। इस साल आपका फर्दर कोई लोन था वो वापस नहीं किया किसी ने। ठीक है, तो फर्दर बैड डेट्स बन गया इस साल का। ठीक है, तो पुराना जो बैड डेट्स है, बुरा कर्ज है, उसमें इस साल का फर्दर बैड डेट्स जोड़ा जाएगा। और ये दोनों एंट्रियां कहाँ रहेंगी? ये दोनों एंट्री आपके रहेंगी डेबिट साइड में, क्योंकि किसी भी तरीके से आपकी जेब से पैसा निकल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात करें। और बैलेंस शीट की बात करें तो ये कहाँ रहेंगी? आपकी असेट साइड रहेंगी, क्योंकि डेटर क्या थे? ठीक है, सन्ड्री डेटर या डेटर आपकी क्या थे? असेट थे, उनसे आपको पैसा आना था, इसलिए वो आपके असेट थे। तो आपकी असेट कम हो रही, तो एंट्री असेट की असेट में ही होगी। जैसे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हमने असेट में काउंट करा, वैसे ही हम जो डेटर है हमारा उसको असेट मान रहे थे, इसलिए उसकी एंट्री हमारी असेट साइड ही होगी। और जो हमारे डेटर है उसको हम बैड डेट से और फर्दर बैड डेट से माइनस करके काउंट करेंगे कि इतना ही अब हमारा आएगा। ठीक है, आपका 15,000 आना था, लेकिन आपके 2,000 जो है उसमें से बैड डेट्स हो गए, तो अब आप जो है आपके डेटर को 13,000 ही काउंट करोगे कि अब हमारा इतना ही पैसा आना है। और इसके बाद क्या है? डाउटफुल असेट या डाउटफुल डेट, कि आपको लगता है कि मेरा इतना परसेंट पैसा डूब जाएगा। ठीक है, लगता है को भी हम बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखा रहे हैं? वही हमारा कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, कि हमको दूर से दूर के लॉस को भी काउंट करना है। ठीक है, दूर से दूर के लॉस को भी हमको काउंट करना है। इसलिए हम जो हमारा डाउटफुल डेट्स है, जो हमको लगता है
उसको भी हम दिखाएंगे कि इतना पैसा मेरा डूब सकता है। जो भी आपको परसेंटेज लगती है आपने काउंट किया, उसको आप नाम दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल असेट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल असेट। उसमें आप जो भी 5%, 10% जो भी आपका है, जैसे 13,000 आपका पैसा रह गया था, आप मान रहे हो मेरा 5% पैसा और डूब जाएगा, आज मुझे लग रहा है कि ऐसा मेरा डूब जाएगा। ठीक है, उसको आप 5% निकाल के 13,000 का 650 आप उसको डेबिट साइड लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जेब से पैसा जाने वाला है। और आप लिख दोगे इसमें आपकी असेट साइड, क्योंकि असेट साइड ही आपके डेटर हैं, तो चाहे बैड डेट हो चाहे डाउटफुल असेट हो, आप उसको असेट साइड दिखाओगे कि आपका जो प्रोविजन है फॉर डाउटफुल असेट उसके तहत भी इतना पैसा और लेस करना है। तो आप 13,000 की जगह आपके डेटर को आप 650 माइनस करके 12,350 ही मानोगे। अब ये जो आपका लास्ट में आप जो भी प्रोविजन लेते हो जब वो ईयर खत्म हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको न्यू प्रोविजन बोलोगे कि मैंने जो है न्यू प्रोविजन के हिसाब से इतना माना। ठीक है, इतना मेरा परसेंटेज लॉस हो सकता है। जब ये अगले अकाउंटिंग ईयर में जाएगा, अगली बैलेंस शीट में जब ओपनिंग के रूप में जाएगा, तो ये एंट्री वहां क्या कहलाएगी, ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, तो ओनली बैड डेट से कितनी सारी चीजें हो गई। एक तो बैड डेट्स है जो डूब गया, ठीक है, फर्दर बैड डेट्स जो और डूब गया, ठीक है, डाउटफुल असेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल असेट जो आपको डूबने की संभावना है, वो आपका पिछले साल जब आपने किया तो उसको न्यू प्रोविजन लिखा, और यहाँ जब आएगा तो ये ओल्ड प्रोविजन हो जाएगा ओपनिंग एंट्री में। तो इसको फाइनली आप कैसे दिखाओगे, ठीक है, तो देखिए बैड डेट्स और फाइनल बैड डेट्स, इसको आप जोड़ोगे, मीन्स फर्दर बैड डेट्स, बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स इन दोनों को आप जोड़ दोगे। ठीक है, उसमें जो आपका न्यू प्रोविजन है उसको भी आप जोड़ दोगे, और फिर आप ओल्ड प्रोविजन जो पिछला था उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि उतना लॉस तो आपने पिछले साल ही रियलाइज कर लिया था कि इतना लॉस तो भाई मेरे मुझे लगता है ये होने वाला है। तो वो जो ओल्ड प्रोविजन था उसमें आपका सब जुड़ा हुआ था, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, और आपका जो भी आपने परसेंटेज माना था। ठीक है, तो वही ओल्ड प्रोविजन बन के इस साल आया है। ओल्ड प्रोविजन को आप लास्ट में इन सब को जोड़ के माइनस करोगे, और वो आपका फाइनल बैड डेट्स की जो कैटेगरी है, जो आपका डेटर को माइनस करेगा असेट्स में, वो बन के आएगा। ठीक है, तो समझना है बैड डेट्स क्या है, जो आपका डूब गया, पिछले साल से चला रहा, फिर फर्दर बैड डेट्स जो इस साल डूब गया, फिर न्यू प्रोविजन जो आपने लास्ट में बनाया कि भाई इतना परसेंटेज मुझे लगता है डूब जाएगा, वो अगले साल बनेगा ओल्ड प्रोविजन। तो उस साल का जो न्यू है जब आप लास्ट में उसके बनाओगे, तो उसका न्यू प्लस बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स ये जोड़ के इसमें से ओल्ड प्रोविजन आप माइनस करोगे, क्योंकि उतना लॉस आप पहले से रियलाइज कर चुके थे। ठीक है, और ये सब जो फिर कैलकुलेट होके आएगा, उस फाइनल अमाउंट का आप डेटर्स में से माइनस कर दोगे बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, उतना ही फिर आपका डेटर बचेगा, और उसी तरह आप डेबिट अकाउंट में इसको शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स डुबा भी सकते हैं, और डेटर्स से पैसा पहले भी आ सकता है। तो हर जो कंपनी होती है वो कुछ डिस्काउंट देती है, कुछ डिस्काउंट ऑफर करती है कि आप इतने टाइम में अगर मुझे पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। ये काम क्यों किया जाता है, जिससे आपके जो डेटर्स हैं वो आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट करें, यानी टाइम पे उनका पेमेंट आए। ठीक है, अब टाइम पे पेमेंट आएगा उससे फायदा तो है, लेकिन डिस्काउंट तो आपकी जेब से ही जा रहा है। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को भी आप कहाँ शो करोगे, इसको आप डेबिट साइड ही शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, और क्योंकि अल्टीमेटली ये भी आपका लॉस ये देखा जाए तो आपकी जेब से ही जा रहा है, तो ये भी आप पहले से कह सकते हो कि मेरे इतने जो लोग हैं वो मुझे पहले पेमेंट कर देंगे मुझे लगता है, और उस वजह से मुझे इतना डिस्काउंट उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने दे दिया है या आपको लगता है, दोनों आप दिखाओगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में, और उसको भी आप माइनस करोगे जो आपका फाइनल डेटर है, क्योंकि उतना तो आपसे डिस्काउंट में चला जाएगा, आपकी जेब में तो नहीं आने वाला, तो आप उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, और वैसे ही असेट्स में आपके बैड और ये सब के साथ आप इसको भी माइनस करोगे, क्योंकि ये पैसा भी एक तरीके से आपकी जेब से ही जाने वाला है, ये डिस्काउंट भी। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के रूप में आप इसको दर्शाओगे असेट साइड पे बैलेंस शीट के, और डेबिट साइड पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और फिर टोटल इसमें इसको भी माइनस करके आपका फाइनल एक डेटर्स अब आपको कितने देने वाले हैं वो बच के निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजर्स कमीशन की। जो अगली एंट्री है वो मैनेजर्स कमीशन है।
तो मैनेजर्स कमीशन क्या होता है कि कई बार नेट प्रॉफिट पे जो है मैनेजर को भी कुछ कमीशन दिया जाता है कि आप इतनी सेल्स पे आपका इतना कमीशन रहेगा। अब ये कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट होता है कि एक तो नेट प्रॉफिट पे, यानी उसके कमीशन को बिना हटाए हुए, और दूसरा उसके कमीशन को हटा के, ठीक है, फिर जो बचा अमाउंट उससे। तो ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। दोनों तरीके से कैलकुलेट जब होगा तो पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका प्रॉफिट जो भी है, मान लीजिए 110 रुपए है, तो 110 रुपए का 10% आप निकालेंगे, क्योंकि इसमें बिफोर चार्जिंग द कमीशन आप दे रहे हैं पेमेंट, ठीक है। तो 110 का 10% 11 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं कि आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, 110 रुपए आपका प्रॉफिट है, लेकिन आप आफ्टर चार्जिंग द कमीशन उसका जो मैनेजर का कमीशन है वो काउंट कर रहे हो, तो 10% किस तरह निकलेगा फिर? 10 अपॉन जो 100 में आपका जो कमीशन आपने उसकी जो सोची है, ठीक है, कि मुझे 10% पे देना है, जो भी आपने कमीशन का परसेंटेज सोचा है वो नीचे 100 में प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप 110 का परसेंटेज निकालोगे तो नीचे कितना रहेगा? 100 प्लस 10 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस बार जो आपका कमीशन मैनेजर का बनेगा वो 10 रुपए ही बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस रहेगा, ध्यान रखें कि मैनेजर्स कमीशन पहले मीन्स आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग दोनों में अंतर रहेगा। बिफोर चार्जिंग उसका कमीशन ज्यादा निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने कमीशन को नहीं हटाया नेट प्रॉफिट में से। और अगर आप उसको आफ्टर चार्जिंग कर रहे हो, पहले उसको कमीशन चार्ज कर लिया आपने, उसके बाद हटा रहे हो, तब उसका कमीशन जो है कम रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको 110 की एग्जांपल समझाया कि पहले 11 रुपए था लेकिन बाद में 10 रुपए रहा। अगर आपने कमीशन पहले से हटा दिया तो वो हटके उतना परसेंटेज कम बचेगा, ठीक है। लेकिन ये है तो आपकी जेब से तो जा ही रहा है, ठीक है। आप अगर मालिक हैं तो डेबिट साइड दिखाया जाएगा किसके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। लेकिन जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें आपकी लायबिलिटीज के कॉलम में दिखाया जाएगा, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन की भी आउटस्टैंडिंग है, आपने उसको दिया नहीं है। आप किसी भी तरह निकालेंगे, शो तो कर रहे हैं कितना मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले तो आप देंगे नहीं, पहले आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आपकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है। जैसे पहले भी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी लिखा था, तो ये भी एक उसी तरीके से आपकी आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी मालिक ये जानना चाहता है कि उसका जो कैपिटल है उस पर अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको हटा के उसका कितना प्रॉफिट है, मीन्स उसका एक्चुअल प्रॉफिट है क्या। उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी जुड़ता जा रहा तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा, तो वो चाहता है कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हटा दिया जाए और फिर से मुझे उसको हटा के मुझे जो है मेरा प्रॉफिट बताया जाए। इस चीज में एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उस अकाउंटिंग ईयर में वो कोई भी और उसने कैपिटल ऐड किया है तो उसका जो भी इंटरेस्ट वो मानता है 5% या जो भी जिस भी परसेंटेज पे लोन लाया है, या फिर वो जो भी मानता है कि इतना इंटरेस्ट मैं मानता हूँ, उसको भी हटाया जाएगा। लेकिन वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रियलाइज तो हुआ नहीं, अभी आपके पास आया नहीं, लेकिन आप उसको मान लेंगे कि इतना मेरी जेब से चला गया, ठीक है, तब वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको दिखाया जाएगा डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और जो आपकी कैपिटल है, ठीक है, उसमें एडिशन कर रहा है, इसलिए आपका एडिशन टू कैपिटल के रूप में दिखाया जाएगा आपकी बैलेंस शीट में। और कैपिटल कहाँ रहती है? लायबिलिटी की साइड, वो भी एक तरह की लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा और यहाँ पे आपका डेबिट साइड दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये एंट्रीज हैं जिनको हमने समझा कि ये क्या है और किस तरीके से एडजस्टमेंट इनमें साल के लास्ट में किया जाता है। फिर ओपनिंग होती है तो किस तरीके से होती है। अब इस पूरे लेक्चर को हम एक समराइज करते हैं एक लिस्ट के माध्यम से। तो देखिए ये जो लिस्ट है आपके सामने, इसमें आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो जो पहली एंट्री हमने बात की थी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, उसको आप क्रेडिट साइड दिखाओगे, ठीक है, और बैलेंस शीट में आप उसको असेट्स की फॉर्म में दिखाओगे, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ है क्योंकि हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है तो उसको हम असेट फॉर्म में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और क्रेडिट साइड दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप दिखाओगे
डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो आपकी जेब से गया है, ठीक है, जाना है, आउटस्टैंडिंग है आपके ऊपर, और लायबिलिटीज़ के रूप में आप दिखाओगे बैलेंस शीट में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे अनएक्सपायर्ड शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए असेट तभी तक है जब तक इसका टाइम नहीं गया है, ठीक है, इसका टाइम नहीं गया है और आपने पेमेंट इसका पे कर दिया है, तो ये असेट्स के रूप में दिखाया जाएगा आपके लायबिलिटी में, सॉरी बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर इसका टाइम निकल गया है तो फिर ये एक्सपेंस साइड दिखाया जाएगा। जब तक इसका टाइम नहीं गया है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस है, तब तक ये असेट साइड है बैलेंस शीट के, ठीक है। उसी तरीके से ये आपके डेबिट साइड दिखाया जाएगा, लेकिन जो आपके रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस है उसमें से डेबिट किया जाएगा, ठीक है, उसमें से काटा जाएगा ये, क्योंकि आप पहले से पे इसको कर चुके हो, इसलिए डेबिट साइड दिखाया जाएगा, लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस है उनमें से ये काटा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। इनकम आपकी पहले से जो हो गई है, ठीक है, लेकिन आई नहीं है, मीन्स एक्रूड इनकम की जो हमने बात की थी कि एक्रूड इनकम है, वो आई नहीं है हमारे पास, तो आप उसको असेट साइड ही दिखाओगे, लेकिन एक्रूड के अलग हेड में दिखाओगे। जैसा हमने जब बात की थी तो देखा था कि वो इनकम है आपकी, आई नहीं है, इसलिए आप उसको अलग से एक हेड एक्रूड इनकम के हेड में दिखाओगे असेट साइड पे, और क्योंकि इनकम है इसीलिए आप उसको अलग से हेड में दिखाओगे, लेकिन क्रेडिट साइड दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है। उसी तरीके से अगली जो एंट्री है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस में अगर आ गई है तो हम उसको क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे, लेकिन डिडक्ट करेंगे क्योंकि वो पहले आ गई है, इसलिए हम उसको जो हमारी रेस्पेक्टिव इनकम है उसमें से डिडक्ट करेंगे। और इसी तरह ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा, उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लायबिलिटीज़ के साइड। इनकम है लेकिन अब वो आपकी लायबिलिटी बन गई क्योंकि आपको सर्विसेज आगे देनी है, ठीक है। अगली जो एंट्री हमारी वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को जो है डेबिट साइड दिखाया जाएगा क्योंकि ये आपके जेब से जा रहा है, एक तरीके से आपकी जो पहले की चीज़ है उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारी बैलेंस शीट है उसको हम असेट साइड ही दिखाएं क्योंकि जो भी आपकी असेट थी उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है, इसलिए आप उसको डेप्रिसिएशन को भी असेट साइड ही दिखाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल असेट, ठीक है। तो बैड डाउटफुल असेट का ओल्ड प्रोविज़न न्यू प्रोविज़न जो मैंने सब कुछ आपको समझाया वो कहाँ दिखाया जाएगा बैलेंस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे, क्योंकि ये आपकी जेब से जा रहा है, कर्ज आपका किसी भी तरीके से नहीं आया है, बैड है, डाउटफुल है, जो भी है, तो वो आपकी जेब से जा रहा है एक तरीके से, वो आप डेबिट साइड दिखाया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि डेटर जो है वो असेट माने जाते हैं आपकी बैलेंस शीट में, इसीलिए उसको जो डेटर आपके असेट साइड है वहीं से माइनस करके दिखाया जाएगा, तो असेट साइड रहेगा बैलेंस शीट में। इसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स की हम बात करते हैं। तो ये भी डिस्काउंट आप दे रहे हो ताकि वो जल्दी पैसा दें, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आपकी जेब से जा रहा है, इसलिए आपको जो है डेबिट साइड दिखाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आपको डेटर्स के डिडक्शन के रूप में दिखाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस उसमें बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स रहते हैं, इसलिए जो डिडक्शन है डिस्काउंट का वो भी डेट आपका असेट साइड ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजर्स कमीशन की। तो मैनेजर्स कमीशन तो आपकी जेब से जा ही रहा है, ठीक है, डेबिट साइड रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और लायबिलिटी साइड रहेगा बैलेंस शीट में क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, आपको देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट साइड रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, और बैलेंस शीट में जो है ये दिखाया जाएगा एडिशन टू कैपिटल के रूप में, क्योंकि कैपिटल में इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता है, ठीक है, तो ये वहाँ एडिशन के रूप में दिखाया जाएगा। फर्दर बैड डेट्स भी इनको बैड डेट्स की तरह ही ट्रीटमेंट मिलेगा, डेबिट साइड दिखाए जाएंगे आपकी बैलेंस शीट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेटर्स क्योंकि असेट साइड रहते हैं तो वहीं से डिडक्ट होंगे, ठीक है, वहीं से डिडक्ट होंगे बैलेंस शीट में। तो ये फाइनल आपकी एंट्री है। सारी एंट्रीज़ आपने देखी, इनको किस स्टेटमेंट में किस तरीके से शो किया जाएगा, इनका मतलब क्या होता है और इनका एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। लेक्चर पूरा इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है, नोट्स बनाइए और अपना भी पूरा ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।